एक ऐसी दुनिया में जहां मानव जाति और दानव जाति सैकड़ों वर्षों से संघर्ष में बंधी हुई है। लिन पोशन दानव कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। युद्ध से विजयी होकर घर लौटने के बाद उसे एक गर्भवती मानव महिला द्वारा जहर दे दिया जाता है और वह अपने पूरे परिवार के नरसंहार को अपनी आंखों से देखता है। मरते समय लिन पोशन एक रक्तशपथ लेता है। अगर परलोक है तो वो उस मानव महिला का पीछा करेगा और बदले के लिए उसके पूरे परिवार का सहार करेगा। इसके बाद वो घृणा और आक्रोश से भरा हुआ मर जाता है। दुनिया दो रेसेस में डिवाइडेड है, ह्यूमंस और डीमंस। लेकिन ये दोनों ज्यादातर कभी लड़ते नहीं थे, क्योंकि ह्यूमंस के पास ऐसा कुछ नहीं था जो डीमंस को चाहिए होता। डीमंस अपनी मैजिक का यूज करके लोगों की मदद करते थे, बदले में पैसे लेते थे। उन्हें ह्यूमंस काफी पोलाइट और क्यूट लगते थे। लेकिन ये शांति तब खत्म हो गई जब ह्यूमंस ने एक स्पेशल टाइप का इमॉर्टल ऑरे डिस्कवर किया, जिसमें मिस्टीरियस पावर भरी हुई थी। उस ऑरे को उन्होंने मैजिकल ट्रेजर्स में बदल दिया जो स्पेल्स कास्ट कर सकते थे। इससे उनकी फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस नई पावर के साथ एक कमांडर अपनी रेजिमेंट को मैजिकल ट्रेजर्स एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती है। तुरंत ही एक स्क्वाड अपने आर्टिफैक्ट्स एम करता है और एक पावरफुल ब्लू एनर्जी बीम फायर करता है। इस स्ट्रेंथ के बाद ह्यूमंस ने डीमंस पर अटैक करना शुरू कर दिया, ज्यादा जमीन और रिसोर्सेस के लिए। उन्होंने सब कुछ जला दिया, लूट लिया और डीमंस की लगभग 90% जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन दुनिया हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। दोनों साइड्स की पावर को बैलेंस करने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट पैदा होता है। एक बैटल के बीच हमारा हीरो अपने सीनियर से कहता है, साइड हो जाओ, मेन रास्ता क्लियर करता हूं। फिर वो अपनी पीठ से अपनी बड़ी सी कर्व्ड ब्लेड निकालता है, जिसमें से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। सिर्फ एक स्विंग में वो ब्लेड एक मैसिव एनर्जी स्लैश भेज देता है, जो सीधा एनिमी आर्मी की तरफ जाता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि कैनियन में गहरी दरार पड़ जाती है और बहुत सारे सोल्जर्स वहीं गिर जाते हैं। ये सब देखकर ह्यूमन कमांडर बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो और उसका एलाय उस डिस्ट्रक्शन को देखते रह जाते हैं जो उस अटैक ने क्रिएट किया था। एक्सप्लोजन इतना स्ट्रांग होता है कि पूरी ह्यूमन आर्मी उस रास्ते में वाइप आउट हो जाती है। घबराहट में एक सोल्जर बेस को इन्फॉर्म करता है कि वो लड़का और भी स्ट्रांग हो गया है और अब कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है। जो ह्यूमन रेस पहले डोमिनेट करती थी, अब वही हमारे हीरो की वजह से डिस्पेयर में चली जाती है। जब वो अपने होम टाउन पहुंचता है, डीमंस का बड़ा क्राउड उसे ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करता है और लॉर्ड लिन के नारे लगाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसके फ्रेंड्स भी उतने ही सरप्राइज्ड होते हैं। पूरा क्राउड उसका नाम चांट करता रहता है। वो सेरेमनी के बारे में सोचता है। तब मुकु उसे बताता है कि वो एम्परर का फेवरेट बन चुका है। मुकु एक वॉर ऑर्फन है जिसे हीरो ने अडॉप्ट किया था और वही उसका सिर्फ एक डिसाइपल है। वो बताता है कि जैसे ही नोबल्स को उसकी वापसी की न्यूज मिली, सब तुरंत भागकर आ गए। क्राउड के बीच उसके पेरेंट्स को भी सब लोग बहुत प्रेज करते हैं, कहते हैं कि उनका बेटा कितना इनक्रेडिबल है। हीरो कंप्लेन करता है कि जब वो पुअर था तब किसी ने उसकी परवाह नहीं की और अब सिर्फ नोबल्स ही उसके पास आ सकते हैं। उसका फियांसी डैनियल डुओ उससे कहता है कि इतनी मिलिट्री अचीवमेंट के बाद भी नोबल्स को इतना डायरेक्ट रिजेक्ट मत करो। तभी हॉर्स क्लैन का पेट्रियार्क आता है और उसे गिफ्ट में 20 लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स देना चाहता है। फिर बियर क्लैन उसे मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर का पोस्ट ऑफर करता है, 3 बिलियन पर ईयर सैलरी के साथ। उसके बाद ड्रैगन क्लैन का लीडर कहता है कि ये ऑफर्स कुछ भी नहीं है और उसे इंपीरियल सिटी के सेंटर में 20 मैंशंस गिफ्ट कर देता है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर हमारा हीरो कहता है कि उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्ती के लिए सिर्फ सिंसेरिटी ही काफी होती है। तभी डीमन गर्ल्स का एक ग्रुप आता है और कहता है कि वही सिंसेरिटी लेकर आई है। एक काउगल खुद को उसके सामने ऑफर करती है, लेकिन हीरो सीधा मना कर देता है।
बोलता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। पार्टी तब इंटरप्ट होती है जब एल्डेस्ट प्रिंसेस के आने का अनाउंसमेंट होता है और सबको रास्ता देने को कहा जाता है। हीरो और उसकी फियांसी प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं और वो कहती है कि फॉर्मेलिटी छोड़ दो। प्रिंसेस बताती है कि उसके फादर ने उसे भेजा है ताकि वो हीरो को नेक्स्ट डे पैलेस इनवाइट करे। हीरो मना कर देता है और बोलता है कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है क्योंकि इससे आर्मी मॉरल अफेक्ट होगा। प्रिंसेस उसके जवाब से बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती, जैसे उसे पहले से ही ये एक्सपेक्ट था। वो उसका रिफ्यूजल एक्सेप्ट करती है और वहां से चली जाती है। जब क्राउड ये कमेंट करता है कि उसने अपनी फियांसी के लिए प्रिंसेस को भी रिजेक्ट कर दिया, तभी अचानक पार्टी के बीच एक शू की 8 इंच हील टूट जाती है। इस वजह से एक घोड़े जैसे चेहरे वाली औरत का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। वो पीछे की तरफ गिरने लगती है और पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत रिएक्ट करता है और उस लड़की को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। वो चिंता के साथ पूछता है, तुम ठीक हो ना? लड़की जवाब देती है कि वो बिल्कुल फाइन है। पीछे क्राउड बिल्कुल चुपचाप ये सब देखता रहता है। बियर क्लैन का बंदा शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या हमारा हीरो इस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है। वो जोर से चिल्लाता है कि वैसे ही फीचर्स वाली सारी लड़कियों को बुलाओ। हॉर्स क्लैन का पेट्रियार्क खुशी के आंसू रोने लगता है। क्राउड हीरो को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर भागने लगता है। काफी लड़कियां जल्दी जल्दी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने लगती है। ड्रैगन क्लैन का लीडर इरिटेट हो जाता है और ऑर्डर देता है कि जो लड़कियां पहले से रेडी है उन्हें तुरंत लाया जाए। जब सब क्लैंस आपस में कॉम्पीट करने लगते हैं कि कौन पहले हीरो को खुश करेगा, तब प्रोटैगनिस्ट का पेशेंस खत्म हो जाता है। बाद में न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है कि पूरे रीजन की लड़कियों को उसने हायर कर लिया है। क्राउड के चले जाने का फायदा उठाकर उसके शर्मीले पेरेंट्स घर जाने का फैसला करते हैं और खाना बनाने लगते हैं। रात को पूरा शहर हीरो की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, एक बड़ी पार्टी और मैजिकल फायरवर्क्स के साथ। फेस्टिवल के दौरान अपनी फियांसी और डिसाइपल के साथ घूमते हुए प्रोटैगनिस्ट खुशी और सेलिब्रेशन के माहौल में घिरा होता है। ऊपर से पूरा शहर फायरवर्क्स और लैंटर्न्स की रोशनी से चमक रहा होता है, जो डीमन लोगों की खुशी दिखाता है। मुकु अलविदा बोलती है और बताती है कि वो लायन डांस देखने जा रही है, बाद में घर पर मिलेगी। डैनी ड्यू भी अपने पेरेंट्स को लेने जाने के लिए निकल जाती है। हीरो मुकु को केयरफुल रहने को कहता है। शहर के दूसरे हिस्से में छोटी डिसाइपल लायन डांस देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है। मंदिर में डीमंस इमॉर्टल्स का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से अब उन पर जुल्म नहीं होता। स्ट्रीट्स लोगों से भरी रहती है जो नए एरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पेपर मास्क पहने हुए भीड़ में चलते हुए प्रोटैगनिस्ट सोच में डूबा होता है। वो रियलाइज करता है कि अब डीमन रेस के साथ साथ वो खुद भी पावर के पीक पर पहुंच चुका है। बैलेंस अब उसकी तरफ है और उसे लगता है कि ह्यूमंस अब कुछ नहीं कर सकते। वो सोचता है कि नेक्स्ट बैटल में वो ह्यूमन कैपिटल पर अटैक करेगा और अब उसका परिवार फाइनली शांति में है। उसे याद आता है कैसे उसके पेरेंट्स फील्ड्स में मेहनत करते थे और वो खुश होता है कि अब उन्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अचानक उसे अपने पेरेंट्स की आवाज याद आती है जो प्यार से उसे बुलाते थे। उसे अपना गरीब बचपन याद आता है जब वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उसके पेरेंट्स कहते थे कि उसे वॉर पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर में खाने पीने और कपड़ों की कमी नहीं है। वो हमेशा चिंता करते थे और उसे फ्रंट लाइन पर जाने से मना करते थे। वापस प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, अपने हाथ में शहर वालों के दिए हुए गिफ्ट्स पकड़कर। खुश होकर वो घर की तरफ चलता है। सोचता है कि उसके पेरेंट्स पहले ही पहुंच चुके होंगे और उसका वेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर हाथ रखता है, उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। वो दरवाजा खोलता है और एक भयानक सीन देखता है। उसकी मां अजीब सी ग्रीन एनर्जी में फंसी हुई होती है। शॉक में वो देखता है कि उसके पेरेंट्स सीलिंग से लटके रहे हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है। उसकी मां अपनी आखिरी सांस में
अपने बेटे को देखती है और धीरे से बोलती है, जल्दी से भाग जाओ। तुरंत ही उनकी बॉडीज पर्पल एनर्जी से घिर जाती है और बिल्कुल उसके सामने ही ब्लास्ट हो जाती है। ये एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव बना देता है जो पूरे एरिया में फैल जाती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। इन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था और उन बॉडीज के अंदर जहर छुपाया गया था। पर्पल पॉइजन धीरे धीरे एन के बॉडी को कोरोड करने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है जैसे जैसे उसकी स्किन घुलने लगती है। दूर से एक लड़की हिस्टेरिकली सेलिब्रेट करती है और कहती है कि वो उसका बेट बन गया और सीधा ट्रैप में फंस गया। उसने उसके लिए स्पेशली बनाए गए 300 से ज्यादा डेडली पॉइजन ड्रॉप्स यूज किए थे। ये लड़की शियारुई है, ह्यूमैनिटी की नंबर 1 डीमन सीलर, जिसने ये पोशन 1028 डेज तक रिफाइन किया था। पहाड़ की तरफ देखकर वो कहती है कि इतना पॉइजन उसके लिए पूरा एक पॉट पीने के बराबर है। सिचुएशन को देखते हुए सोल्जर्स की एक आर्मी घुटनों पर बैठ जाती है, फाइनल अटैक के सही मोमेंट का इंतजार करते हुए। एक सोल्जर एक मिरर उठाता है जिसमें एक दाढ़ी वाले आदमी का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, जिनकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही होती है। उसके तुरंत बाद डीमन सीलिंग किंग मैंगफैंग एम्बुश ट्रूप्स को अटैक के लिए रेडी होने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स अपने वेपन्स एम करते हैं और अपनी सारी इमॉर्टल बुलेट्स फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक जबरदस्त फायर फाइट शुरू हो जाती है जहां डजन्स ऑफ एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स एक साथ चलाए जाते हैं। पॉइजन से कमजोर हो चुका हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉज नहीं कर पाता और कई शॉट्स सीधे उस पर लग जाते हैं। एक शॉट इतना पावरफुल होता है कि उसका एक हाथ वहीं पर पूरी तरह से अलग हो जाता है। बैलेंस बिगड़ने और बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद इयन पीछे हटने लगता है जब और बुलेट्स उसकी तरफ उड़ते रहते हैं। एक सोल्जर कमेंट करता है कि नॉर्मली इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अब उसके फिजिकल फंक्शंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाता है कि ये एक यूनिक मौका है और अब इसे फाइनली खत्म कर देना चाहिए। फिर भी जख्मी होने के बावजूद हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर से जमीन पर पाव मारता है और अपनी बची कुची ताकत इकट्ठी करके पलटकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक जबरदस्त जंप के साथ वो आसमान में उछल जाता है, पॉइजनस स्मोक और सोल्जर से बचने की कोशिश करता हुआ। लेकिन एक सोल्जर उसके सामने डिटर्मिन्ड नजर के साथ आ जाता है। जैसे ही उस रिएक्शन का अंदाजा पहले से था, अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी नेट अपीयर होता है जो पूरी तरह से उस यंग मैन को घेर लेता है। ये ट्रैप असल में एक डीमन सीलिंग आर्ट होता है जो कई सेलेस्टियल लैंटर्न से बनाया गया था। सोल्जर्स बताते हैं कि शिरुई ने लगभग सारे रोप टाइप मैजिकल ट्रेजर्स इस ट्रैप के लिए इकट्ठा कर लिए थे। इसी के साथ आयन एनर्जी रोप्स में फंस जाता है बिना खुद को डिफेंड करने का कोई मौका मिले। तुरंत ही सोल्जर्स पूरी ताकत से रोप्स खींचना शुरू कर देते हैं ताकि उसे बिल्कुल इमोबिलाइज कर सकें। हमारा प्रोटैगनिस्ट दांत भींचकर पूरी ताकत से रेजिस्ट करता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि इंजर्ड होने के बावजूद वो सभी सोल्जर्स को एक साथ जमीन पर घसीट लेता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि बाकी लोग जल्दी करो और इसे एक बार में खत्म कर दो। जैसे जैसे उसे नीचे खींचा जा रहा होता है, वो अपने हाथ को पावरफुल एनर्जी से लपेट लेता है। पूरी तरह बंधा हुआ वो हेल्पलेस होते हुए एक डार्क अबिस में घसीट दिया जाता है, लेकिन उसका बचा हुआ एक हाथ तेज गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये एम्बुश बहुत पहले से प्लान किया गया था और वो डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा। कोई रास्ता न देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना मैजिकल ट्रेजर चुअंगकन क्लॉथ समन करता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। चेहरे पर ईविल स्माइल के साथ शियावी अपने मैजिकल ट्रेजर्स के रेजिमेंट को ऑर्डर देती है कि पूरी ताकत से अटैक करो। उसी मोमेंट पर एक सोल्जर मौका देखकर उस पर पर्पल एनर्जी टिप्ड स्पीयर से वार करता है। उसके तुरंत बाद कई सोल्जर्स उसे घेरकर एक साथ अटैक कर देते हैं और उसे मारने के लिए चिल्लाते हैं।
इतना इंजर होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और अपनी डीमोनिक मैजिक से काउंटर अटैक प्रिपेयर करता है। एक जबरदस्त गोल्डन लाइट उसके बॉडी को कवर कर लेती है और धीरे धीरे हंड्रेड्स ऑफ एनर्जी बर्ड्स का शेप ले लेती है। फिर वो 100 फ्लाइंग बर्ड्स टेक्निक रिलीज करता है जो हर डायरेक्शन में ब्लास्ट कर जाती है। सोल्जर्स इस एस्केप टेक्निक को पहचान लेते हैं और चिल्लाते हैं कि किसी भी बर्ड को भागने मत देना। गोल्डन बर्ड्स हर तरफ उड़ते हैं और ट्रैप की एनर्जी रोप से टकराने लगते हैं। इस केओस के बीच एक एनर्जी बर्ड एक छोटा सा ओपनिंग ढूंढ लेता है और नेट को तोड़कर निकल जाता है। दो सोल्जर्स उसकी स्पीड देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उसका बॉडी पॉइजन के साथ अडैप्ट कर चुका है। वो गोल्डन बर्ड नेट को घूर कर देखता है जैसे उसमें खुद की कॉन्शियसनेस हो। फिर एक तेज मूवमेंट के साथ वो बैरियर पार करके फाइनली एस्केप कर जाता है। जैसे ही बर्ड्स डिसोल्व होते हैं, पता चलता है कि वो सिर्फ इल्यूशंस थे। असली आयन आसमान से नीचे गिरता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है, बिना एक हाथ के और पॉइजन से घिरा हुआ होने के बावजूद फिर भी फाइट जारी रखने के लिए तैयार होता है। प्योर डिटर्मिनेशन के साथ वो खुश होता है कि उसका एस्केप प्लान काम कर गया। लेकिन तभी शियाओ रॉय उड़ते हुए अपीयर होती है और मजाक उड़ाते हुए पूछती है, लिटिल बेबी, तुम सोच रहे हो कहाँ जा रहे हो? हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान और डरा हुआ पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। दूर कहीं मुको पैनिक कर जाती है और किसी से कहती है कि तुरंत ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करो। वो पहाड़ की तरफ इशारा करके चिल्लाती है कि रिपोर्ट करो, लॉर्ड लिन पर अटैक हुआ है। वापस फाइट सीन में शियावी खून से भरे चेहरे के साथ सिनिकली मुस्कुराकर उस यंग मैन को ग्रीट करती है। आयन उसे शॉक में देखता रह जाता है, रिएक्ट भी नहीं कर पाता। पल भर में ही वो उसे हरा देती है और पूछती है कि कोई लास्ट विश है या नहीं। वो कहता है कि अपनी पूरी मिलिट्री लाइफ में उसने कभी किसी ह्यूमन सिविलियन को हानि नहीं पहुंचाई। वो आगे बोलता है कि उसकी फैमिली और वाइफ सिर्फ डीमन सिविलियंस थे। शिरुई हंसकर कहती है कि वो बस पलाइट हो रही थी। उसे लगा नहीं था कि इसकी कोई विश होगी, लेकिन वो फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि जो लोग अभी जिंदा हैं उन्हें शांति से जीने दे। तब वो रिवील करती है कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने का आइडिया शुरू से ही उसका था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस औरत की बेरमी देखकर पूरी तरह से डर जाता है। शिरू समझाती है कि उसके जीन्स ह्यूमैनिटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। अपनी ठंडी बेजान नजरों को स्पीयर पर रिफ्लेक्ट होते हुए देखकर वो कहती है कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना जरूरी है। उसी वक्त एक सोल्जर कम्युनिकेटर पर उसे अर्जेंटली रिपोर्ट देता है। एक यंग मैन बताता है कि उसके पैटर्नल साइड के 40 रिलेटिव्स को सक्सेसफुली पकड़ लिया गया है। दूसरा सोल्जर कंफर्म करता है कि मैटरनल साइड के 50 रिलेटिव्स भी पूरी तरह कंट्रोल में है। यहां तक कि उसकी फियांसी डैन युंदुआ की फैमिली भी पकड़ ली गई है और वो रोते हुए चिल्लाती है कि वो जितनी तेज हो सके भाग जाए। क्रूएल स्माइल के साथ शियावी कम्युनिकेटर लेकर बिना किसी दया के सबको खत्म करने का ऑर्डर दे देती है। तुरंत ही सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक कर देते हैं। लोग अपनी जान के लिए रोते चिल्लाते हैं। ट्रूप्स अपने वेपन्स फायर करते हैं और भीड़ पर टूट पड़ते हैं। दर्द और डिस्पेयर के बीच उनकी चीखें गूंज उठती है। ये कत्लेआम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। रात भर दर्दनाक चीखों की आवाज गूंजती रहती है। मास्कर के बाद शिरुई गवर्नमेंट सोल्जर्स को डिसमिस कर देती है और बैकग्राउंड में डीमन हीरो की लाश पड़ी होती है। आयन की होश धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसे एहसास होता है कि अब उसमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची। अपने आखिरी पलों में वो मन ही मन अपने एम्परर से माफी मांगता है। उसे अफसोस होता है कि डीमन रेस सिर्फ एक कदम दूर थी 100 जनरेशंस के लिए शांति पाने से। वो अपने पेरेंट्स और अपने लोगों से भी माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सब इस ट्रैजिक एंड में फंस गए। वो अपनी फियांसी से भी माफी मांगता है जब उसे याद आता है कि वो अक्सर शादी के प्रपोजल के बारे में पूछती थी। उसे बचपन का एक पल याद आता है
जब उसकी प्यारी ने पहली बार उसके गाल पर किस किया था। लेकिन उसके पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो झाड़ू लेकर उसे बदबू वाला बच्चा बोलकर भगा रहे थे। अपनी आखिरी सांस में वो खुद को अपनी प्यारी का हाथ पकड़े हुए देखता है, जो अब जमीन पर बेजान पड़ी होती है। डैन यू डुओ खून के तालाब में लेटी होती है, अपनी फैमिली की लाशों के बीच। उसकी नजर धुंधली हो जाती है, चेहरे पर कीड़े रेंग रहे होते हैं और वो सामने खड़ी औरत को देखता रहता है। एन उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और डीमन रीइंकार्नेशन की लेजेंड का जिक्र करता है। तभी अचानक शीशा रुई का वाटर ब्रेक हो जाता है। उसका असिस्टेंट घबरा जाता है, सोचता है कि वो बच्चा पैदा करने वाली है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके कहती है कि उसकी फैमिली का एक भी क्रोमोसोम नहीं बचेगा। जैसे जैसे उसकी होश जाती रहती है, अंधेरे बैकग्राउंड में चमकते हुए सिक्के उसके इर्द गिर्द तैरने लगते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक कॉफिन जैसी जगह में जागता है, जहां वह इन कॉइन से घिरा होता है। वो सोचता है कि ये सब क्या है। वो खुद को एक छोटी सी बोट में पाता है, जो एक अंधेरी नदी पर चल रही होती है। वो पूछता है, मैं कहाँ हूं? तब चमकती आंखों वाला एक अजीब क्रीचर जवाब देता है कि ये आफ्टरलाइफ का रास्ता है। उसके सामने एक देवता अपीयर होता है, जो खुद को किंग यानलू बताता है और कहता है कि वो पहले ही मर चुका है। हैरान होकर वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई किंग भी होता है। यानलू उसे डिसरिस्पेक्ट के लिए डांटता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर करके पूछता है कि आफ्टरलाइफ का रास्ता क्या मतलब रखता है। यानलू बताता है कि जब बोट नदी के एंड तक पहुंच जाएगी, तब उसका रीइंकार्नेशन होगा। जब वो बोट्स की लंबी लाइन देखता है, तो पता चलता है कि उसे 500 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, किंग उसके लिए स्टेटस एडिशन प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये स्टेटस एडिशन क्या होता है। यानलू समझाता है कि वह अपने पॉइंट्स इंटेलिजेंस, वेल्थ जैसे एट्रीब्यूट्स में बांट सकता है। नॉर्मली बेस्ट लोगों को भी मुश्किल से 5 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इस हीरो के केस में सब अलग था। उसके पास 1028 पॉइंट्स थे। जैसे ही वो टाइम ऑप्शन देखता है, वो चिल्लाता है कि उसे वही चाहिए। बिना सोचे समझे वो सारे पॉइंट्स जल्दी रीइंकार्नेट होने में लगाने लगता है। उसे लगता है कि टैलेंट से सब कवर हो जाएगा, पर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक साथ 68 पॉइंट्स यूज करता है और उसकी बोट ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वापस जाने के लिए बेचैन होकर वो लगातार टाइम बटन दबाता रहता है। उसका वेट टाइम 471 साल रह जाता है और बोट तेज हो जाती है, लेकिन उसे इतना काफी नहीं लगता। वो बिना हिचकिचाए सारे पॉइंट्स खर्च करता रहता है। तुरंत ही उसकी बोट रोशनी की तरह चमकने लगती है और बाकी सभी सोल्स को पीछे छोड़ देती है। फिर 281 और पॉइंट्स लगाते ही टाइम 312 साल पर आ जाता है। वो चिल्लाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेडियोकर पैदा हो या बिना हाथ पैर के, उसे बस वापस जाना है। वो कसम खाता है कि अगर सिर्फ दांत ही बचे होंगे, तब भी वो अपने दुश्मन की गर्दन में गाड़ देगा। इसी बीच रियल वर्ल्ड में श्री जंगल के बीच ही लेबर में चली जाती है और आफ्टरलाइफ की नदी पर उस यंग मैन की बोट पानी को चीरते हुए बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जाती है। 993 पॉइंट्स यूज करने के बाद उसका वेट टाइम सिर्फ 27 आवर्स तक गिर जाता है। सिचुएशन देखकर शुरू के असिस्टेंट्स चिल्लाते हैं कि मेडिकल बेड ले आओ, क्योंकि अब देर हो गई है। यंग डीमन अपने गोल पर पूरे डिटर्मिनेशन और फ्यूरी के साथ फोकस करता है। इनक्रेडिबल स्पीड के साथ उसकी बोट फाइनली आफ्टर लाइफ की रिवर के एंड तक पहुंचती है। डार्कनेस में एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है, जो इंडिकेट करती है कि उसका परलोक की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। उसे लगता है कि वो दूसरी साइड तक पहुंच रहा है और एक मैसेज आता है कि उसके पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। उसकी आंखें इंटेंसली शाइन कर रही है। रियल वर्ल्ड में डॉक्टर अनाउंस करता है कि हेड ऑलरेडी आउट है। डॉक्टर्स अमेज्ड है देखकर कि न्यूबॉर्न ने अपनी आंखें तुरंत खोल ली। तुरंत बाद डॉक्टर मदर को अनाउंस करता है कि ये एक लड़का है
और सबको बर्थ की बधाई देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब रीबॉर्न, कंफ्यूज है और सोचता है कि क्या ये सच में उसकी नेक्स्ट लाइफ है। वो रीबॉर्न होता है, कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन करता है कि क्या वो ह्यूमन है या डीमन। जब उसकी न्यू मदर उसे देखना चाहती है, वुमन का फेस देखते ही वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये है शिर रॉय, उसका पहले का एनिमी, जो हैप्पीनेस से चिल्लाती है कि वो उसे देख रही है। वो उसे स्क्वीज करती है और कहती है, मेन तो बस तुझे खा जाओ। उसकी क्यूटनेस देखकर यंग मैन कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाता है सिचुएशन से। सडनली किंग यांगलू अपीयर होता है और लिन पोशन को ग्रीट करता है, कहते हुए, काफी टाइम हो गया तुम दोनों को मिलते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट अटली कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि क्या ये सच में किंग यांगलू है। एंटिटी रिवील करता है कि उसका री इनकारनेशन कंप्लीट हो गया है और अब वो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज एरेज करेगा। रियल वर्ल्ड में श्री सेलिब्रेट कर रही है कि उसका बीटा हुआ और डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। किंग एक्सप्लेन करता है कि उसकी मदर उसे नहीं देख सकती क्योंकि वो उसके डिवाइन अपीयरेंस से डर जाएगी। इसके बाद वो लाइट पेन टाइप चीज को लड़के के फॉरहेड पर टच करता है और प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पैनिक करता है क्योंकि वो एंटिटी की पावर अपने बॉडी पर फील करता है। किंग यानलू एक का विस्फोट अनलीश होना करता है, जो सबको इधर उधर उड़ा देता है। गोल्डन टूल लड़के के हेड से एक टाइप का एनर्जी पुल करना स्टार्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मेमोरीज और पावर एक्सट्रैक्ट हो रही है और वो शिरुई की लाफिंग इमेज देखता है, लेकिन वो फॉरगेट नहीं करना चाहता और एंग्रली टूल को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ग्रैब करता है। एक बच्चे के रूप में भी उसका हाथ एनर्जी से भर जाता है और वो टूल को एब्सर्ड फोर्स से होल्ड करता है। किंग यांगलू कहता है कि अपनी एफर्ट वेस्ट मत कर, क्योंकि मेमोरी एरेज करना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उसकी आंखें फ्यूरी में ग्लोइंग है और वो टूल को टाइट पकड़े रखता है। डिवाइन एंटिटी यंग मैन को तुरंत टूल रिलीज करने का ऑर्डर देता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट रेजिस्ट करता है और किंग कंप्लेन करता है कि ये लड़का बस क्लॉक आउट करके घर जाना चाहता है। सीन कट होता है 2.5 साल पहले डीमन रेस के टेरिटरी के एक पॉपुलेशन सेंटर में। वहां एक ब्लॉन्ड हेड आदमी चिल्लाता है, अपने बॉडी से पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज करता है। ये है यान चोंग, जो 12 स्टार्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर में से एक है और ह्यूमैनिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर है। अपने ग्रेविटी मैजिकल ट्रेजर का यूज करते हुए वो आसमान में दर्जनों विशाल चट्टानें हवा में तैर रही हैं। फिर वो सिटी पर एक फ्लेमिंग मीटियोर लॉन्च करता है, चिल्लाते हुए कि डीमन रेस जाए टू हेक। फॉर्चुनेटली यंग लिन पोशन गार्ड पर था और कामली एक छोटी ग्रीन फ्लेम ऊपर लॉन्च करता है। फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक जाइगेंटिक एनर्जी ड्रैगन में, जो आगे लंजेस करके सिटी को अटैक से प्रोटेक्ट करती है। कुछ वक्त बाद एक डीमन न्यूज़पेपर पढ़कर यंग मैन्स पावर से शॉक हो जाता है और उसकी प्रमोशन डिमांड करता है। इस वजह से लिन पोशन और 12 स्टार्स बैटलफील्ड पर डेस्टिन्ड अपोनेंट्स बन जाते हैं। एक और कॉन्फ्रंटेशन में एक स्टार लंगू एक मैसिव सुनामी क्रिएट करता है, जो आर्मी की तरफ आता है। पैनिकिंग क्राउड के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी एनर्जी गैदर करता है अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए। 13 डिजास्टर स्टार्स के पास इमेंस स्पिरिचुअल पावर थी और हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ उन्हें सील कर सकता था। अपनी मैजिक का यूज करके वो सुनामी को कंप्लीटली फ्रीज करता है और लंगक्यांगू को नवंबर 1760 में सील कर देता है। उसके बाद वो जेन मास्टर एक्साइएनजी का सामना करता है, जो ग्रेट अर्थक्वेक्स क्रिएट करने की पावर रखता था, लेकिन यंग हीरो उससे भी डिफीट करके मैजिक चेन्स में सील कर देता है। उसी वर्ष का अप्रैल में नेक्स्ट था टीएनटी ज़ुई, जिसका वोल्केनो पावर था और वह भी सील होता है। फिर मैनेटिंग स्वॉम्प का यूजर याओ योयाओ भी सैम फेट फेस करता है। एक एक करके हमारा प्रोटैगनिस्ट सारे डिजास्टर्स जैसे प्लेग, थंडर और अर्थ फायर को सील कर देता है, लेकिन लाइन्ड पोर्शंस के पास से कुछ मिनट्स गुजरते ही जो सील्स उसने क्रिएट किए थे वो अनरावल होने लगते हैं। डिमोनिक मैजिक
जो इन डिजास्टर्स को बाइंड करता था, अपना ओनर लूज कर देता है और कंप्लीटली वर्ल्ड में डिसिपेट हो जाता है। इस वजह से आइस प्रिजन जो लंगू को होल्ड करता था, क्रैक करने लगती है। एक स्वॉर्ड स्विंग के साथ वो फ्री हो जाती है और फ्रोजन प्लेस से दूर फ्लाई करती है। साथ ही बाकी इम्प्रिजन्ड मेंबर्स भी अपने प्रिजन से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह 12 स्टार्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर फाइनली एक साथ एस्केप कर लेते हैं। प्रेजेंट में हमारा प्रोटैगनिस्ट मेंटली कहता है कि अभी के लिए वो सब काफी लकी है। वहां से वो किंग के टूल से सारी गोल्डन एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। सिचुएशन देखकर किंग यांगलू स्टार्टल हो जाता है रेड एनर्जी के एक्सप्लोजन से जो स्प्रेड होता है। वो कंप्लीटली शॉक्ड है कि लिटिल बेबी कितनी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पूरे माइट से टूल को अपने हेड से पुल करता है। सडनली एंटिटी को एक इंपॉर्टेंट बात याद आती है जो वो ऑलमोस्ट भूल ही गया था यंग मैन के बारे में। उसके पास अभी भी ऑलमोस्ट आधा ओरिजिनल पावर बचा है जो 12 डिजास्टर स्टार्स को वॉच करने के लिए यूज होता था। किंग उससे चिल्लाता है कि एरोगेंट मत बन, क्योंकि उसका बॉडी इतनी डीमोनिक पावर हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन लड़का उसे इग्नोर करता है और नीडल को खींचता रहता है, जबकि किंग वार्न करता है कि वो अपने आप को कंज्यूम कर लेगा। एंटिटी कहती है कि उसकी पावर और मेमोरीज को गॉड्स के रियल में रिसर्च के लिए ले जाया जाएगा। गुस्से से भरा किंग चिल्लाता है कि उसकी पास्ट लाइफ खत्म हो चुकी है और उसे अपनी फेट एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे प्योर फ्यूरी के साथ घूर कर देखता है, रिफ्यूज करता है गिव अप करने से। वहां से वो एक डेफनिंग स्क्रीम लेट आउट करता है जो मल्टी कलर्ड एनर्जी का एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। पावर की वेव एब्सर्ड फोर्स के साथ एक्सपैंड होती है, उसका सारा हिडन पोटेंशियल दिखाते हुए। लाइट के बीच से एक वॉइस कहती है कि लिन पोशन कभी भी अपनी फेट एक्सेप्ट नहीं करता। किंग स्टार्टल्ड हो जाता है और वॉइस कंटिन्यू करती है, कहती है कि वो री इनकारनेशन का गॉड है जिसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है। लेकिन गॉड्स के बीच एक श्रम का स्पष्ट विभाजन है और हर एक अपने एरिया का ध्यान रखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट किंग का सामना करता है और कहता है कि वो मॉर्टल रियल्म के अफेयर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उसके बाद वो चिल्लाता है कि वो उन कोर्स को ले लेगा जो उसकी मैजिक होल्ड करते हैं और उन्हें पूरे वर्ल्ड में स्कैटर कर देगा। जब वो बड़ा होगा, रिमेनिंग मेमोरीज उसे गाइड करेंगी कि वो अपनी पावर्स एक एक करके रिकवर करे। साथ ही वो बिलीव नहीं करता कि उसकी री इनकारनेशन सिर्फ कोइंसिडेंस थी। अपने बॉडी ग्लोइंग के साथ वो स्वेयर करता है कि वो किंग यानलू के साथ भी अपना स्कोर सेटल करेगा। उसके बाद वो अपने सारे पावर कोर्स रिलीज और स्कैटर कर देता है पूरे वर्ल्ड में। डिवाइन एंटिटी बस साइलेंटली देख रहा है जैसे ही कोर्स स्काई में स्प्रेड होते हैं। मीनवाइल एक डीमन कपल प्रिपेयर होता है फाइट करने के लिए एक पर्पल कोर के लिए। एक लड़का हॉर्स पर फायर कोर देखता है और डेस्परेटली अपने ब्रदर के लिए चिल्लाता है। सिटी के एक और कोने में एक ओल्ड डीमन ऑफिशियल मैनिकली लाफ करता है। वो अपने आर्म्स रेस करके चिल्लाता है कि अब वो पूरा डीमन रेस का मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल है। उस रात लिन पोशन के कोर्स स्काई में मीटियोर्स की तरह क्रॉस करते हैं। डार्क में क्राउड ऊपर देखता है उन कलर्ड लाइट्स को जो पहले हीरो के आसपास थी, फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शंस। वो कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं बिजार सीन देखकर। रियलाइज करते हैं कि ये ड्रीम नहीं था। लोग फेस करते हैं अनएक्सेप्टेबल रियलिटी को। रेन और डिस्पेयर के बीच मुकु अपने मास्टर का नाम चिल्लाती है। लॉस का दर्द फील करते हुए उनका हीरो गिर गया और उसकी पावर्स पूरे वर्ल्ड में कलर्ड लाइट बीम्स की तरह स्कैटर हो गई। किंग यांगलू सिचुएशन को दूर से ऑब्जर्व करता है और फिर कंप्लीटली डार्कनेस में डिसअपियर हो जाता है। ग्राउंड पर पड़ा हमारा प्रोटैगनिस्ट किंग को कहते सुनता है कि वो इनक्रेडिबल था, फिर वैनिश हो जाता है। थका हुआ और इंजर्ड बॉडी के साथ वो फील करता है जैसे किसी भी मोमेंट में वो पास आउट हो जाएगा। उसकी कॉन्शियसनेस वीक हो जाती है और पास्ट लाइफ की मेमोरीज ब्लर होने लगती है। स्लोली
उसकी आंखें क्लोज होने लगती हैं और वो अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ लूज कर देता है। ब्लर्ड विजन में वो शियावी की इमेज पर फोकस करता है जो डर्टी ग्राउंड पर नीलिंग है। वुमन स्लोली क्रॉल करती है टुवर्ड्स हिम, डिटर्मिन्ड लुक के साथ। स्माइल लिप्स पर वो अपना हाथ एक्सटेंड करती है उसे केयरफुली उठाने के लिए। वो उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, लेकिन अब उसके लिए ये मैटर नहीं करता। वो स्वेयर करता है कि जब वो बड़ा होगा अपनी पावर्स और मेमोरीज एक एक करके रिकवर करेगा। उस वक्त वो सिर्फ एक कैजुअलिटी होगी उसके इनएविटेबल पाथ ऑफ रिवेंज में। मेडिकल टीम कंफ्यूज है, नहीं जानता क्या हुआ, और डिसाइड करता है कि पहले सर्वाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर से मुकु हेट्रेड और टीयर्स के साथ चिल्लाती है, अपने मास्टर की लाइफ वापस मांगती है। अपनी डिमोनिक मैजिक का यूज करते हुए वो मेडिकल टीम पर अटैक करती है 30 वाई विप के साथ। एक सोल्जर हेड ऑन हिट होता है और चिल्लाता है कि शेरू तुरंत फ्ली करे। वह अपना 100 विप टेक्निक अनलीश करती है, प्रेजेंट सारे एनिमीज को पनिश करते हुए। उसके बाद लड़की सारे गवर्नमेंट ट्रूप्स को फिनिश कर देती है जो टाइम पर एस्केप नहीं कर पाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी डिसाइपल को रिकॉग्नाइज करता है और दूर से उसकी चीख सुनकर सरप्राइज हो जाता है। एक लुक फुल ऑफ हेट्रेड के साथ वो अपना हाथ अपने फॉलन मास्टर की तरफ एक्सटेंड करती है। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसके मेरिट पॉइंट्स खत्म हो गए हैं और अब वो दोबारा रीइंकारनेट नहीं कर सकता। डेस्परेट होकर लड़की अपने मास्टर के बॉडी तक पहुंचने की कोशिश करती है उसे उस वुमन से बचाने के लिए, लेकिन विप डायरेक्टली शोई के हेड पर हिट होती है जो कर्ज करता है और कहता है कि ये लिटिल ब्रैट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मुकु को तब समझ आता है कि उसने एक्सीडेंटली अपने मास्टर के बॉडी को हिट कर दिया है। अपने चेहरे पर आंसू के साथ वो बिलीव नहीं कर पाती कि उसने क्या किया। वो याद करती है अपने मास्टर के वर्ड्स, कभी उन लोगों पर अटैक मत करना जो डिफेंड नहीं कर सकते और कभी ह्यूमन रेस जैसा मत बनना। और उसने प्रॉमिस किया था कि वो वैसे नहीं बनेगी। वहां से वो एक असनीय पीड़ा की चीख निकली करती है, अपने मास्टर का इमेज अपने दिमाग में सोचकर। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेंजली लाफ करना स्टार्ट करता है जब उसको विप्स हिट करते हैं। अटैक से हिट होते ही शुरू मैनिकली लाफ करती है और एक अर्थ एस्केप टैलिस्मान एक्टिवेट करती है ताकि वह बच सके। आइटम एक क्लाउड ऑफ डस्ट के साथ एक्सप्लोड करता है और मुकु सीन देखकर शॉक हो जाती है, बिलीव नहीं कर पाती कि क्या हुआ। स्मोक क्लियर होने के बाद बस विप के थॉर्न्स ग्राउंड में स्टक रहते हैं। मुकु पैरालाइज्ड हो जाती है, रियलाइज करते हुए कि उसने सिर्फ अपने मास्टर को हिट नहीं किया बल्कि उसको डिसअपियर भी करवा दिया। कंप्लीटली अलोन और डिसोलेट लड़की जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे। हीरो के गिरने की खबर सुनते ही डीमन रेस ह्यूमंस के साथ पीस ट्रीटी करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था ह्यूमैनिटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती और उन पर एक मैसिव काउंटर अटैक लॉन्च कर देती है। इस पूरे केओस के बीच मुकु बेचैन होकर रोती है, अपनी फैमिली और अपने बिलवेड मास्टर को बुलाती रहती है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा प्रोटैगनिस्ट न्यूबॉर्न होने के बाद भी इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार था। वो एक एब्सर्ड अमाउंट का डीमोनिक पावर इंजेक्ट करता है ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन गार्ड्स को एक्सपैंड कर सके। उसके बाद वो एनर्जी क्रीचर आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से एक माउंटेन रेंज पर अटैक करता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि पास के एक पूरे डीमन सिटी में वायलेंट अर्थक्वेक आ जाता है। तुरंत बाद ड्रैगन का सिर जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और मैसिव डिस्ट्रक्शन मच जाता है। डीमंस डर के मारे भागने लगते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है। इस सिचुएशन के सामने पूरा शहर एक पृथ्वी का विशाल स्तंभ के साथ जमीन से उठ जाता है। वो पिलर आसमान तक उठता है और पूरे सिटी को उठाकर स्पेस की तरफ ले जाता है। इस तरह जाइगैंटिक सेलेस्टियल ड्रैगन पूरे शहर को आउटर स्पेस के थ्रू सेफ्टी तक ले जाता है। वो क्रीचर सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लैंड के टुकड़े भी अपनी पीठ पर ले जाता है। उसका गुजर इतना ग्रैंड होता है कि जंगल के जानवर भी रुककर
इस सीन को देखते रह जाते हैं। उसका साइज इतना कोलोसल होता है कि वो ओशन के ऊपर से ऐसे उड़ता है जैसे कोई फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट हो। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ ड्रैगन अपने मास्टर के लास्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। उसकी विश फॉलो करते हुए ड्रैगन 4 सबसे बड़े शहरों को बचा लेता है, जिससे डीमन रेस को एक नया चांस मिल जाता है। इसी वजह से ह्यूमंस का 3 साल का काउंटर अटैक कंप्लीटली फेल हो जाता है। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो अब एक हेल्पलेस बेबी है, बस रोता रहता है, कुछ भी कर पाने में अनेबल होता है। उसकी नई मां उसे गोद में उठा लेती है और सोचती है कि दुनिया में इतनी क्यूट चीज कैसे हो सकती है। वो अपनी छोटी सी उंगली से उस औरत का हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक हिस्ट्री बुक बताता है कि रेसेस के बीच जंग का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। शिया रॉय प्यार से मुस्कुराती है क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है। वो कहती है कि वो उसे पूरा दिन देख सकती है, लेकिन तभी उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए बुला लिया जाता है। बेबी को ललेबाय सुनाते हुए वो एक लिक्विड एक्सपेरिमेंट में डालती है और कसम खाती है कि हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगी। सीन शिफ्ट होता है एक ठंडी स्नोई रात पर, जहां शियाओ अकेली एक दूर के घर की तरफ चल रही होती है। ठंड महसूस करते हुए वो सोचती है कि अचानक स्नो क्यों पड़ने लगी, जबकि उसके हाथ में ब्लू लिक्विड से भरी एक फ्लास्क होती है। वो कंप्लेन करती है कि न्यू ईयर के लिए सारे सर्वेंट्स चले गए हैं और उसे पिक करने कोई भी नहीं आया। अचानक एक बच्चे की आवाज आती है, मॉम, और हमारा प्रोटैगनिस्ट बर्फ में पूरी तरह से लिपटा हुआ, खुश होता हुआ सामने आ जाता है। दोनों दूर से एक दूसरे को देखते हैं और एक्साई ठंड में छोटे टियन को देखकर हैरान हो जाती है। वो इरिटेट हो जाती है और पूछती है कि इतनी ठंड में उसे बाहर किसने आने दिया। फिर उसे डांटती है कि घर पर क्यों नहीं रुका। छोटा हीरो डांट सुनने के बाद बस चुप हो जाता है और सिर नीचे झुका लेता है। बिना कुछ कहे वो अपने कोट के अंदर से एक छोटा सा जार निकालता है जो काफी गर्म लग रहा होता है। फिर वो अपनी मां को देता है और कहता है कि वो उसके लिए गर्म चीनी वाला पानी लाया है। शियावी को यह समझकर झटका लगता है कि वो सिर्फ उसके लिए कुछ गर्म पीने लाने के लिए घर से निकला था। लड़का उदास चेहरे के साथ माफी मांगता है क्योंकि उसे लगा था कि मां उसे देखकर खुश होगी। तब एक आदमी आता है और कहता है कि जल्दी पी लो, क्योंकि लड़का पानी गर्म करने के लिए 3 बार घर गया था। पूरा कंफ्यूज होकर औरत हंसने लगती है और कहती है कि छोटे ने उसे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। वो पूछती है कि घर पर इंतजार क्यों नहीं किया, और लड़का जवाब देता है कि उसके पास आना अलग बात थी। साथ चलते हुए औरत जार को प्यार भरी मुस्कान के साथ देखती रहती है। लड़का नोटिस करता है कि उसने पूरा पी लिया है और वो कहती है कि वो इतना स्वीट और वार्म था कि उसे अंदर तक गर्म कर दिया। एक और वक्त लैब में छोटा हीरो अपनी मां के एक्सपेरिमेंट्स देखकर मेस्मराइज हो जाता है। खाने के दौरान हमारा प्रोटैगनिस्ट मुंह भरे हुए कहता है कि मां के साथ खाना दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। छोटा लड़का उसे हग करता है और कहता है कि बड़ा होकर उससे शादी करेगा, जिससे शिरवी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। रूम में मौजूद दूसरी औरत उन दोनों को परवर्ट बोल देती है, जबकि मां मेज के सामने अपने बेटे पर गर्व करती है। मजे के लिए दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बनाते हैं, जहां राइड्स और अट्रैक्शंस भरे होते हैं। वहां मां और बेटा फेरिस व्हील राइड पर मुस्कुराते हुए बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन पार्क में डीमंस को स्लेव्स की तरह यूज किया जाता है। एक आदमी उनमें से एक को चाबुक मारता है ताकि व्हील तेज घूमे। एक दूसरे डीमन को फाउंटेन की तरह पानी थूकने पर मजबूर किया जाता है और काम ठीक से न करने पर उसे डांट पड़ती है। इसी बीच वो जाइंट स्लाइड पर जाते हैं और लड़का सेफ्टी रूल्स इग्नोर कर देता है। पूरे दिन के बाद दोनों घास पर लेटकर नैप ले लेते हैं, बिल्कुल थक चुके होते हैं। एक और फनी मोमेंट में मां उसे झूले पर धक्का देती है, लेकिन लड़का सीधा मुंह के बल गिर जाता है। गिरने के बावजूद शिरवी उसे उठा लेती है
और प्यार से गले लगा लेती है, अपना अफेक्शन दिखाते हुए। एक न्यूज़पेपर लिखता है कि डीमंस को दर्द नहीं होता, जबकि एक मेडिकल आर्टिकल कहता है कि उन्हें इंसानों से भी ज्यादा दर्द होता है। प्रेजेंट टाइम में दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तब एक ब्रेकिंग न्यूज उनका ध्यान खींच लेती है। न्यूज बताती है कि लीजी, एक प्रोह्यूमन डीमन ऑफिशियल, ने कूप शुरू कर दिया है। इसके बाद डीमन एम्परर और उसकी पूरी फैमिली ट्रेटर के हाथों प्रिजनर बन जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नया लीडर लिन पोशन के फॉर्मर सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ हंट शुरू करेगा। एंकर पुराने मिनिस्टर के गिरने पर अफसोस जताता है और शिरुई कहती है कि उसे लिन पोशन के परिवार का केस याद आ गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसकी मां बताती है कि हीरो का पूरा परिवार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लड़का यह सुनकर डर जाता है, जबकि शियावी हंसकर कहती है कि इंसानों को भी लगा था कि यह सिर्फ एग्जैजरेशन है। उसी रात औरत बिना किसी टेंशन के अपने बेड पर चैन से सो जाती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट घबराकर उठ जाता है, अपना सिर जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि पुरानी यादें उसके दिमाग में लौट आती है। अगली सुबह औरत ब्रेकफास्ट के लिए 5 कलर फ्लावर डीमन मीट का स्पेशल डिश बनाती है। जब वो देखती है कि लड़का कुछ भी नहीं खा रहा, तो शिरोए पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि ये उसका फेवरेट डिश था। वो कहती है कि उसने फायर टोंग्ड सिविक क्लैन से स्लेव्स खरीदे थे ताकि खाना बना सके। अपनी मां के इतने निर्दयी शब्दों को सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट डर के मारे चुप रह जाता है। वो कहता है कि उसे भूख नहीं है और उसे कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा है, बिना किसी वजह के। फिर वो बताता है कि उसे लगता है जैसे उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या। लड़का रिवील करता है कि उसे अक्सर सपना आता है जिसमें वह अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ की लाशों से घिरा होता है। ये सुनकर शिरुई बहुत एक्साइटेड हो जाती है और हैरान होती है कि उसके बेटे की पहले से ही बीवी है। वो पूछती है कि उसे अपनी वाइफ ज्यादा पसंद है या मां, और लड़का जवाब देता है कि दोनों फीलिंग्स अलग अलग होती है। डिटरमिन्ड लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बिना सोचे समझे सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर सकता है। तब उसके बचपन की एक याद उभर कर आती है, जहां उसकी बिलवेड उसे प्यार से जोर से गले लगा रही होती है। आसपास के डीमंस उसे छेड़ते हैं क्योंकि वो शर्म से लाल हो गया होता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे इट कहकर बुलाती है। लेकिन ये खुशगवार याद तब टूट जाती है जब वो उसे एनर्जी लाइंस में फंसी हुई देखता है जो मदद मांग रही होती है। प्रेजेंट में लौटकर वो इस सीन से पूरी तरह घबरा जाता है और डर से कांप जाता है। उसकी बिलवेड का सिर डाइनिंग टेबल के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है, जो उसे बचाने की भीख मांग रहा होता है। तुरंत ही अंधेरी और बरसाती रात में घर के अंदर दहशत भरी चीख गूंज उठती है। उस चीख से शिरु उठ जाती है और उसे गले लगा लेती है, डर के मारे। जब उसे पता चलता है कि लड़का तेज बुखार में जल रहा है, औरत पैनिक कर जाती है क्योंकि उसकी सिर्फ स्किल लोगों को मारना है और उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि किसी को कैसे बचाया जाता है। इसी बीच लड़के के दिमाग में एक मिस्टीरियस आवाज मुस्कुराते हुए कहती है कि जागने का वक्त आ गया है। एक एंटिटी सामने आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह उसकी लास्ट डिमोनिक कोर की बची हुई पावर है। वो याद करती है कि जब वो पैदा हुआ था तब उसने उसे प्रोटेक्ट किया था, जब बाकी कोर्स इधर उधर बिखर गए थे। इसी वजह से उसे स्पेशल और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला था और वो बाकी सबसे अलग है। वो अपना असली नाम बताती है, वर्ल्ड व्यू ब्रेन, जो उसकी पिछली जिंदगी का पहला डिमोनिक कोर था। शिरुई डेस्परेट लगती है अपने सन के लिए। इस तरह एक मंथ बाद वो लोग एक डार्क जगह जाते हैं जिसका नाम है ब्लैक स्वॉम्प कॉर्नर। वहां एक आदमी डिमोनिक कोर सेल करता है और इवन डीमन चिल्ड्रन ऑफर करता है एक खरीदे एक मुफ्त पाए ऑफर के साथ। अदर वेंडर्स डीमन किडनीज और बोन्स ऑफर करते हैं, जो दिखाता है कि जगह कितनी टेरेबल है। उसके बाद दोनों अराइव करते हैं एक मेडिकल क्लिनिक में जिसका नाम है चुन्स मेडिकल क्लिनिक, हेल्प ढूंढने के लिए।
एक मास्क डॉक्टर बॉय को एग्जामिन करता है और इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेंज सिम्टम्स को। उसकी रेड आइज ग्लो करती है और वो कहता है कि उसे फियर है कि पास्ट लाइफ में वो डीमन रेस का था। हमारे प्रोटैगनिस्ट थोड़ा एम्बेरस्ड होता है और वंडर करता है कि क्या पास्ट लाइव्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। शिया रुई रिप्लाई करती है कि उसने ये ओल्डर डीमन सीलर से सुना था जो उसके मास्टर की जेनरेशन के थे। वो एक्सप्लेन करती है कि कॉन्टिनेंट के 10,000 ईयर हिस्ट्री में कुछ ह्यूमंस क्लेम करते थे कि वो री इनकारनेटेड है। वो वुमन कंटिन्यू करती है और कहती है कि उनके पास पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी और उसने सोचा था कि मास्टर बस ब्रैग कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो पिछले कुछ मंथ से डॉक्टर्स ढूंढ रही थी, सच एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं मिला। सडनली उसे ओल्ड इवेंट्स याद आते हैं और लगता है कि सिम्टम्स बहुत सिमिलर है जो उसके मास्टर बात करता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मास्टर के होम टाउन जाएगी, एक विच डॉक्टर को ढूंढने और ट्राई करेगी अपनी लक। डॉक्टर कंफर्म करता है कि एंशिएंट टेक्स्ट्स में इंडीड इस इलनेस के बारे में लिखा है और वह जानता है कि ये क्या है। वो कहता है कि उसकी दाइम से पिछली जिंदगी से बची हुई शक्ति का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है बॉय के करंट ह्यूमन बॉडी से। इस वजह से बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है कि उसे फीवर का सिम्टम है जो पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। शिया रुई फिर पूछती है कि क्या करना चाहिए उसके सन की इलनेस सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर रिप्लाई करता है कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं किया जा सकता और लड़का 1 साल के भीतर मर जाएगा। हताश वो शाउट करती है कि अगर कोई वे आउट नहीं है और डॉक्टर रिवील करता है कि एक डिफिकल्ट वे है दवाई के अलावा। वो रियाफर्म करता है कि एसेंस का बॉय की इलनेस लेफ्ट ओवर है अपने पिछले जीवन में एक दानव के रूप में। उसके माइंड में एक क्रीचर टैंक में ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को लॉर्ड लिंग के नाम से बुला रहा है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अगर वो डिमोनिक कोर्स खाएगा तो बॉडी की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और इलनेस डिसअपियर हो जाएगी। स्माइल के साथ शिरुई कहती है कि वो जानती है कि डिमोनिक कोर ही सोर्स है सब पावर का डीमन रेस के लिए। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि पास्ट में ह्यूमंस डिमोनिक कोर्स खाते थे मैजिक सीखने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। स्माइल के साथ शिया रुई सोचती है कि ये मेथड एक्सलेंट है क्योंकि वह जितने कोर्स चाहे अपने सन के लिए ले सकती है, लेकिन उसके रिजर्वेशंस है और वो पूछती है कि ये डीमोनिफिकेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या है। डॉक्टर कहता है कि बॉय का बॉडी और सोचने के तरीके धीरे धीरे डीमन रेस में बदलने लगे के जैसे बनेंगे। इस सिचुएशन के सामने वो क्वेश्चन करती है कि क्या वो एक्सेप्ट कर सकती है कि एक दिन उसका सन कंप्लीट डीमन बन जाएगा। वुमन कंप्लीटली हॉरिफाइड है क्वेश्चन से और उसका हैप्पी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है। लैब के ग्लास टैंक्स में ट्रैप्ड स्ट्रेंज क्रीचर्स सिर्फ उसकी ड्रेड इंक्रीज करते हैं। वो शॉक में रहती है, नहीं जानती कि मास्क्ड डॉक्टर के सामने क्या आंसर दे। गुस्से और इनर कॉन्फ्लिक्ट से भरा चेहरा लेकर वो अपने दांत पीसकर सोचती है कि अपने बेटे के साथ क्या करे। उसके थॉट्स में हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी अपना अंजाम एक्सेप्ट कर चुका है क्योंकि वह जानता है कि उसकी मां इस प्लान को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसे पक्का यकीन है कि उसकी मां किसी भी हाल में इस ट्रीटमेंट प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आखिर उसका पूरा परिवार साथ ही उसके फ्रेंड्स और टीचर्स डीमन रेस के हाथ से खत्म हो चुके थे। इस ट्रॉमा की वजह से उसके पास 10,000 से ज्यादा रीजंस है कि वो सिंपली उसे वहां छोड़ दे। डीमन रेस बार बार हार से गुजर रही है और सर्वाइवर्स अब 3rd क्लास सिटीजन्स बन चुके हैं। उनके साथ ऐसे बर्ताव होता है जैसे वो सिर्फ जानवर है, राइट्स के बिना, जबकि एक ह्यूमन बच्चा सीन का मजा ले रहा है। उसकी रिएक्शन देखकर डॉक्टर ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि बस प्रेटेंड करो जैसे उसने कुछ नहीं कहा। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उसका बेटा डीमन बन गया तो पूरी ह्यूमैनिटी उससे बॉयकॉट करेगी और सरकार उसके टाइटल्स स्ट्रिप कर देगी। साथ ही वो याद दिलाता है कि उसकी फाइटिंग पावर अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई है लिन पोशन के साथ बैटल के बाद। इस वजह से बिना ह्यूमन गवर्नमेंट के सपोर्ट के दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इस सिचुएशन के सामने डॉक्टर माफी मांगता है और कहता है कि ये उसकी गलती थी
कि उसने ये क्रेजी प्लान सजेस्ट किया, लेकिन अचानक शुरू कहती है कि ये ग्रेट है, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है। स्माइल के साथ वो रिपीट करती है कि ये ग्रेट है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसका बेटा अभी भी इलनेस से बच सकता है। वो वुमन इस बात को इग्नोर करती है कि बेटा डीमन बन जाएगा, और डॉक्टर से कहती है कि अब रेस के बारे में मेंशन न करे। इसके बाद वो अपने बेटे को टाइटली हग करती है और चीखती है कि वो उसे रेस करेगी, चाहे वो एक ब्लेड ऑफ ग्रास बन जाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट इमोशन से रो पड़ता है और अपनी मां के लिए कॉल करता है। उसकी अनएक्सपेक्टेड एटीट्यूड से टच्ड, डॉक्टर अग्री करता है प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, लेकिन खबर फैल जाती है कि शियावी का बेटा डीमन है। एक न्यूज़पेपर हेडलाइन दिखाता है कि ह्यूमन हीरोइन का बेटा एक्चुअली डीमन है। वहां से डीमन सीलिंग किंग अनाउंस करता है कि शियावी ने अपने सारे टाइटल्स लूज कर दिए और एक कॉमनर बन गई। अपने डायरी में हमारा प्रोटैगनिस्ट लिखता है कि हाई क्वालिटी कोर्स रेयर है और उसकी इलनेस वेट नहीं कर सकती। इस वजह से वो वुमन फैमिली के एसेट्स बेचना शुरू करती है ब्लैक मार्केट से कोर्स खरीदने के लिए। इसके साथ फैमिली की सिचुएशन बैड से और भी वॉर्स हो जाती है और श्रोय डीप डेट में चला जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं और यंग मैन्स इलनेस थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन अब वो कंप्लीट पॉवर्टी में जी रहे हैं। कोई जगह नहीं है जाने को। दोनों एमलेसली स्नो में वांडर करते हैं क्योंकि उनका घर भी चला गया। वो पूछता है कि क्या उसकी मां अब फ्लेम्स कॉन्जूर नहीं कर सकती क्योंकि वो ठंडी है, लेकिन इंस्टेंटली रिग्रेट करता है। यंग मैन को याद आता है कि पॉइजन टाइप मैजिकल ट्रेजर्स काम करते हैं यूजर के फ्यूचर पावर को डिप्लीट करके। उसकी मां ने ऑलमोस्ट सारी पावर ऑलरेडी यूज कर ली थी और बाकी बची पावर भी बैटल्स में कोर्स के लिए यूज हुई। इस वजह से वो अब नॉर्मल इंसान से अलग नहीं रही और अब फ्लेम्स यूज नहीं कर सकती। वुमन की स्टेट देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को ब्लेम करता है और सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। गर्म घर को देखते हुए वो सोचता है कि दुनिया का क्रिएटर सबसे नफरत करता होगा इतना दुख क्रिएट करने के लिए। लेकिन एक आदमी दरवाजा खोलता है और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देता है, जबकि औरत मदद के लिए भीख देती है। बिना किसी दया के आदमी दरवाजा उनके चेहरे पे बंद कर देता है और उन्हें ठंड में छोड़ देता है। लड़का ठंड से कांप रहा होता है, स्नो बार बार गिरता है और वो गर्म नहीं हो पा रहा। अचानक वो औरत एक पागल सी मुस्कान के साथ चिल्लाती है और अपने बेटे का नाम स्ट्रेंज एनर्जी के साथ पुकारती है। खुले हाथों के साथ वो उसकी तरफ भागती है और रोबोट फ्यूजन के बारे में चिल्लाती है। तुरंत बाद औरत उसे जोर से हग करती है और मुस्कान के साथ पूछती है कि अभी भी ठंड लग रही है क्या। मुस्कान के साथ वो उसे टाइटली हग करती है और कहती है कि वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सीलर है और कुछ भी कर सकती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट रो पड़ता है, वरीड कि उसकी मां ठंड में है, और सोचता है कि क्रिएटर ने उसे ये सब एंड्योर करने के लिए बनाया। लड़का मानता है कि जैसे क्रिएटर, उसकी मां भी ऑल पावरफुल है। रात में एक आवाज उसे जागने के लिए बुलाती है। औरत उसे जगती है और एक स्वीट पोटैटो दिखाती है जो उसने लाया है। कहती है कि शायद वो भूखा होगा। एक्साइटेड मुस्कान के साथ वो रोस्टेड स्वीट पोटैटो दिखाती है जो उसने अपने बेटे के लिए लाया है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने कई घरों में जाकर बेगिंग की और एक फैमिली फाइनली फूड दे दिया। थोड़ी थक चुकी यंग मैन पूछता है कि क्या उसके पास भी कुछ खाने को है क्योंकि वह दिनों से नहीं खाई है। तुरंत औरत पोटैटो को 2 पार्ट्स में तोड़ती है और खुशी से कहती है कि उसके पास भी है। उसके बाद वो बड़ा पीस लड़के को देती है और कहती है कि वो अपने आप को भूखा नहीं रखेगी क्योंकि उसे अपने बेटा का ख्याल रखना है। लड़का पोटैटो खाता है, स्मेल अच्छी लगती है और टेस्ट डिलिशियस लगता है इतने दिनों बाद। खाते खाते एक मिस्टीरियस फिगर उनके मेकशिफ्ट शेल्टर के पास स्नो में आता है। एक वुंडेड छोटा डीमन लड़का है जो शाइली ग्रीट करता है और कहता है कि उसने खाना की स्मेल महसूस की। बहुत एम्बेरस्ड डीमन लड़का पूछता है कि क्या वो थोड़ा खाना उसके साथ शेयर कर सकते हैं।
शिया रॉय लड़के को देखती है और इंस्टेंटली रियलाइज करती है कि वह उस डीमन रेस का है जिससे वो इतना नफरत करती है। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए वो बस हाँ कहती है बिना किसी रिजेंटमेंट दिखाए। लेकिन फिर भी वो लड़के को कोल्ड लुक से देखती है और कहती है कि खाने के बदले उसका डीमोनिक और चाहिए। डीमन लड़का हंसी मजाक में कहता है कि शायद वो मजाक कर रही है क्योंकि वही सबसे ज्यादा अपना कोर रिप करने का चाहता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उसके पास वॉरियर का कोर होता तो वो उसे बेचकर अपनी सिक्स सिस्टर को खिलाता। लड़के की बात सुन के औरत सोच में पड़ जाती है और थॉटफुल एक्सप्रेशन ले लेती है। लड़का पूछता है कि क्या वह डीमन रेस की है और औरत कहती है कि अपनी आंखें खोल। लेकिन लड़का बताता है कि वो ब्लाइंड है। तो वो रियलाइज करता है कि वो ह्यूमन है, स्कैर्ड हो जाता है और अपोलोजाइज करता है कि उसे हिट न करे। शियाई सरप्राइज होती है सुनके कि लोग अभी भी उससे हार्म करते हैं और लड़का कंफर्म करता है कि ह्यूमंस सच में उनसे नफरत करते हैं। ब्लाइंड होने की वजह से वो कहता है कि बेगिंग लक का मैटर है क्योंकि डीमन फूड देगा लेकिन ह्यूमन सिर्फ मारेंगे। वो औरत डीमन रेस के बारे में रिफ्लेक्ट करती है और सोचती है कि सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट है वाल वो प्रोटैगनिस्ट को देखती है। अचानक लड़का एक फेंट डीमोनिक ऑरा फील करता है और पूछता है कि क्या वह भी उसी रेस की है। वो मना करती है और कहती है कि वो ह्यूमन है, लेकिन रिवील करती है कि उसका बीटा हमारा प्रोटैगनिस्ट डीमन रेस का है। आंखों में आंसू लेकर औरत अपनी करंट सिचुएशन का दुख और अपने चॉइसेस का बोझ दिखाती है। बिना किसी सोचे समझे वो गरम स्वीट पोटैटो जिसे वो पकड़ रही थी तोड़कर 2 हिस्सों में बांट देती है। फिर शिरोए एक पीस डीमन लड़के को ऑफर करती है जो उस जेस्चर को देखकर बिलीव नहीं करता। मुस्कान के साथ वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इससे वो और उसकी बहन एक और दिन सर्वाइव कर सकते हैं। डीमन लड़का वहां से चला जाता है और उसे पीस की शुभकामनाएं देता है। कहता है कि अच्छे लोग हमेशा अच्छा रिजल्ट पाते हैं। इस बात को सुनकर श्री सोच में पड़ जाती है और याद करती है कि उसके टीचर भी यही कहते थे। स्नो में बने टेम्पररी शेल्टर को देखते हुए वो क्वेश्चन करती है कि क्या वो सच में अच्छी इंसान है। अचानक एक मेमोरी इमर्ज होती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बीमार दिखाई देता है, लाल लिक्विड वॉमिट करता हुआ। निराशा में शिरू ब्लैक मार्केट वेंडर पर चिल्लाती है, पूछती है कि पैसा इतना कम कैसे हो सकता है। अपने बेटे को गॉड में पकड़कर वो कंप्लेन करती है कि इस बार हाई लेवल डीमोनिक कोर नहीं है। मर्चेंट कहता है कि फाइनल डिसीजन उसका है और चाहे वो ब्रोक है, थोड़ा पैसा तो होना चाहिए था। सिनिकल मुस्कान के साथ आदमी उसका मजाक उड़ाता है कि वो अपने बेटे के लिए डबल पेमेंट नहीं करना चाहती और वो कहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। औरत डेस्परेशन में चिल्लाती है कि उसे सिर्फ 3 और डीमोनिक कोर्स चाहिए अपने बेटे को क्योर करने के लिए। इसलिए वो घुटनों के बल बैठ जाती है और बेग करती है, कहती है कि बाद में पे करेगी और जो भी करना पड़े करेगी। वेंडर उसके प्रपोजल को देखकर स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ सोचता है। आंसुओं के साथ औरत पुरानी यादों के नाम पर मदद के लिए बेग करती है जब उसने ह्यूमैनिटी को बचाया था। वो जमीन पर गिरती है और बिना किसी डिग्निटी के वेंडर से प्लीड करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नैरेट करता है कि आज तक वो नहीं जानता कि उसकी मां ने कैसे उस मर्चेंट को कन्विंस किया। उस रात के बाद उसका बॉडी बहुत इंप्रूव होने लगती है और वो सोचता है कि शायद गॉड्स ने उन पर दया की। समय के साथ दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं और हाथ में हाथ डालकर एक सनी पार्क में चल पड़ते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट को खुशी होती है कि अब वो 5 कलर फ्लावर डीमन खरीद सकते हैं। पार्क में वो मजा करते हैं। औरत स्विंग पे खेलती है जबकि लड़का पानी मारकर एक रोटी हुई लड़के पर खेलता है। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होती है और लड़के की मेडिसिन में कोर्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। शिरोई एक्साइटेड होकर कहती है कि आधे साल में वो एक लैबोरेटरी रेंट करेगी ताकि मेडिसिन रिफाइन कर सके। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट गिल्टी फील करता है क्योंकि वह जानता है
कि उसकी मां को लैबोरेटरी बेचनी पड़ी थी उसके लिए। उसके बाद लड़का उसे हग करता है और रो पड़ता है, और वो पूछती है क्यों, जबकि वो खुशी में थी खाने को देखकर। अचानक औरत एक बॉक्स खोलती है और एक पर्पल डीमोनिक कोर रिवील करती है जो स्ट्रेंज लिक्विड ड्रिप कर रहा है। दोनों ग्लोइंग कोर को देखते हैं और औरत डिटर्मिन्ड और थोड़ी स्कैरी मुस्कान के साथ स्माइल करती है। टेबल पे बैठकर वो पूछता है कि क्या ये फॉर्मर हीरो लाइन्ड पोशन का डीमोनिक कोर है। शियावी मुस्कान के साथ कंफर्म करती है और याद करती है कि हीरो बैटल में गिर गया था उसकी वजह से। वो रिवील करती है कि एक कोर वहां गिर गया था और उसने अब तक सीक्रेट रखा। औरत एक्सप्लेन करती है कि उस कोर की पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये उसकी इलनेस को परमानेंटली क्योर कर सकता है। फिर वो उससे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती है और कहती है कि कोर को कंज्यूम करके अपने आप को हील करे। इस प्रपोजल का सामना करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट साइलेंट रहता है और कोर को देखता है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और टेबल पर रखे कोर को उठाने की तैयारी करता है, लेकिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट उसे रोक देती है और वो कोर को पकड़ के जो सुनता है उसे हैरा हो जाता है। एंकर रिपोर्ट करती है कि डीमन रेस का आखिरी शहर आखिरकार ह्यूमन हाथों में आ गया है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये शहर सेलेस्टियल ड्रैगन कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक के नाम पर जाना जाता है। उस पीक से ह्यूमन मैजिकल एयरशिप्स फाइनली ड्रैगन के सिर तक रीच कर सकते हैं। बड़ी स्माइल के साथ औरत अपने साथियों को ये जबरदस्त खबर सुनाती है। वो चीखती है कि डीमन रेस के लास्ट रेफ्यूज पर हमला करने का मौका आखिरकार आ गया है। वहां से दोनों रेसेस के बीच एक महायुद्ध शुरू होता है जिसमें दोनों पूरा कंट्रोल पाने के लिए लड़ते हैं। ह्यूमन सोल्जर्स अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं और एक सोल्जर बिना किसी दया के अपने स्पीयर से एक डीमन पर अटैक करता है। दूसरा सोल्जर मैजिकल टैलिस्मान यूज करता है और पास के डीमन पर सुपर पावरफुल पंच मारता है। फ्लाइंग बॉम्ब टाइप पर सवार एक सोल्जर चीखता है ट्रूप्स को आखिरी अटैक के लिए आगे बढ़ने को। तुरंत बाद एक जायंट एयरशिप जिसके ऊपर टेंपल है डीमन के फ्लोटिंग सिटी की तरफ आता है। सोल्जर्स लैडर्स चढ़कर एयरशिप के साइड से चढ़ते हैं, इन्वेजन के लिए तैयार। एयरशिप फ्लीट जायंट ड्रैगन के सिर के पास पहुंचती है और बिना रुकावट के अटैक करना शुरू कर देती है। इसके साथ एक्सप्लोजन्स की बारिश सिटी के वॉल्स पर होती है। एक मैसिव और वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक में डीमन काउंसिल में ट्रेटर लेगी का बीटा कंप्लेन करता है कि कई साल बीत गए। एक मैप डीमन रेस के टेरिटरी को दिखाता है जो जायंट ड्रैगन के बॉडी के साथ एक्सटेंड करता है। वो चीखता है कि लिन पोशन जैसे किसी भी शक्ति वाला अभी तक सामने नहीं आया और एक ऑफिशियल रिपोर्ट करता है कि ह्यूमंस ने सिटी इन्वेड कर ली है। मीटिंग किंग्स हॉल में होती है और प्रायोरिटी होती है 7 नोबल फैमिलीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ एक पिगफेस किंग गुस्सा होकर पूरे मीटिंग रूम में गालियां देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद थर्ड रूलिंग किंग अक्यूज करता है किसी को कि उसने फॉर्मर हीरो का लोकेशन बेचा। पिग किंग उंगली उठाकर कहता है कि वो उनका कैरेक्टर जानता है और बिट्रेल के बिना हीरो को ढूंढना इम्पॉसिबल है। फोर्थ टाइगर फेस्ड किंग आउटकम पर लेमन है और याद करता है जब लिन पोशन लीडर था। मेमोरी में फॉर्मर हीरो कहता है कि उसके छोटे भाइयों में भी उसका टैलेंट था। सेवेंथ किंग कंप्लेन करता है कि उन्होंने नहीं सोचा था ह्यूमंस इतने क्रूएल होंगे कि यंग मैन के पूरे क्लैन को एलिमिनेट कर देंगे। वो सेकंड किंग को ट्रेटर अक्यूज करता है क्योंकि वह हीरो के गिरने के बाद प्रमोट हुआ था। टाइगर किंग गुस्सा होकर चीखता है कि फॉर्मर एम्परर ने उसे पाओ में इसलिए नहीं रखा था कि वो कॉफिन में पड़े रहें। वो उनसे प्ली करता है कि हीरो को वापस लाओ। और थर्ड किंग पूछता है डिमोनिक कोर्स के बारे में। सिक्स्थ किंग उसे टॉन्ट करता है पॉलिटिक्स के चक्कर में केयर करने के लिए और कहता है वॉरियर्स ढूंढो कोर्स रिकवर करने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस लिन पोशन की स्ट्रेंथ उनसे भी अच्छी जानते हैं और ये काम बिल्कुल इजी नहीं होगा। वो रिवील करता है कि फॉर्मर हीरो के कोर्स या तो मिसिंग है या 12 डिजास्टर स्टार्स ने ले लिए हैं।
इसलिए सिक्स्थ किंग कहता है कि लिन पोशन के कोर्स लेना आर्मी को हराने से भी मुश्किल है। अचानक प्रिंसेस एक हॉलोग्राम के रूप में अपीयर होती है और किंग्स को क्रिटिसाइज करती है कि उनके पास सिचुएशन के लिए कोई प्लान नहीं है। वो कहती है कि अगर उनके पास सल्यूशन नहीं है तो उसने किसी को देखा है जो सीज को रिजॉल्व कर सकता है। टाइगर किंग गुस्सा होकर प्रिंसेस को इंसल्ट करता है और कहता है कि उसका फैमिली खत्म हो गया है और अब उनके पास कोई पावर नहीं बची। वो लगातार शाउट करता रहता है और अक्यूज करता है उसे कि वो अभी भी अपनी ही फोर्सेस को काउंसिल में प्लेस करने की कोशिश कर रही है। पगफेस्ट किंग कहता है कि केवल फॉर्मर हीरो इसे सॉल्व कर सकता था और उसकी फैमिली डिजर्व्स एक बैड एंड। स्माइल के साथ प्रिंसेस रिवील करती है कि जिस पर्सन को उसने पाया है उसका कनेक्शन फॉर्मर डीमन हीरो से है। बाकी किंग्स शॉक में हैं और वंडर करते हैं कि यंग मैन की फैमिली पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद वे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये उसका अडॉप्टेड सन मुकु है, लेकिन डिसमिस कर देते हैं क्योंकि वो उसे नहीं देख सकता। उस समय हॉल का डोर खुलता है और सभी किंग्स एंट्रांस की तरफ स्टेयर करते हैं, कंप्लीटली सरप्राइज्ड। वहां से एक मिस्टीरियस पर्सन डोर पर अपीयर होती है और सभी काउंसिल मेंबर्स उसकी तरफ टर्न करते हैं। ली पूरी तरह शॉक होता है उस फिगर को देखकर और कहता है कि उसे वो पर्सन कहीं से याद आता है। फिगर रिवील करती है कि वह एक व्हाइट हेड वुमन है जो किंग्स को बिना कोई शब्द बोले स्टेयर करती है। एक मेमोरी में फॉर्मर हीरो और उसकी फियांसे डैन यू डुओ लॉर्ड्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं एक पार्टी में। वुमन रिवील करती है कि वो डैन यू डुओ है, फॉर्मर हीरो की फियांसी, और सभी शॉक में है क्योंकि उसे सपोज था कि वो गॉन हो चुकी है। सिक्स्थ किंग प्रिंसेस से क्वेश्चन करता है कि क्या ये वही मेथड है जिसे उसने मेंशन किया था एनिमी को डिफीट करने के लिए। एक किंग उसे टॉन्ट करता है। वो कहती है कि वो सिर्फ फियनी है और अगर हीरो के साथ कुछ और होता तो बात अलग होती। वो उसकी तरफ मजाक भरी नजर से देखती है और पूछती है कि कैसे पता कि कुछ नहीं हुआ, और कहती है कि चुप हो जाओ। पेकिंग कहता है कि वो यूजफुल है क्योंकि वह दुनिया की नंबर 1 औरत है और सभी ट्रॉफीज में अल्टीमेट है। तुरंत बाद बाकी किंग्स भी इस आइडिया से अग्री करते हैं और प्लान बनाते हैं कि उसे ह्यूमन जनरल के लिए गिफ्ट के रूप में हैंड ओवर कर दिया जाए। उनका मानना है कि इसके बदले वो स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकती है और अपनी नोबल फैमिलीज की सेफ्टी इंश्योर कर सकती है। इस सिचुएशन का सामना करते हुए डैन युनदुआ बस उन्हें चुपचाप देखती है, बिना कोई रिएक्शन दिए। अचानक उसके हाथ में रेड एनर्जी का एक धागा बनने लगता है, अटैक के लिए तैयार। एक तेज मूवमेंट के साथ वो एनर्जी थ्रेड रिलीज करती है जो एब्सर्ड फोर्स के साथ पूरे रूम में फैल जाता है। तुरंत बाद रेड थ्रेड विंडो से बाहर निकलकर हाई स्पीड में ह्यूमन आर्मी की तरफ बढ़ता है। एनर्जी पूरे सिटी में फैलती है, एक मैसिव वेव बनाती है जो बैटलफील्ड को सराउंड कर लेती है। उस थ्रेड से एक वॉल टावर हिट होता है और एक ही ब्लो में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनर्जी वेव ग्राउंड पर मैसिव एक्सप्लोजन्स क्रिएट करती है, कई एनिमी सोल्जर्स को उड़ा देती है। ह्यूमन सोल्जर्स अटैक की फोर्स से दूर फेंक दिए जाते हैं, अपने आप को डिफेंड करने का कोई चांस नहीं मिलता और एनर्जी वेव बैटलफील्ड में मैसिव डिस्ट्रक्शन करती रहती है। इसके बाद डैन युनदुआ अपनी एनर्जी रिट्रैक्ट करती है और पूछती है कि अब फाइनली बात कर सकते हैं। इस सिचुएशन का सामना करते हुए पिगफेस्ट और टाइगरफिस्ट किंग्स वुमन के पावर से डर जाते हैं। वो रिवील करती है कि उसके बिलवर्ड ने एक डिमोनिक कोर छोड़ा था उसके लिए जब वो उस दुनिया से जा रहे थे। किंग्स इस रेवलेशन से कंप्लीटली शॉक होते हैं और नहीं मान पाते कि उन्होंने अभी क्या सुना। इसके बाद प्रिंसेस स्माइल करती है जैसे कि वो एक्सपेक्टेड थी कि उनका रिएक्शन ऐसा होगा। एक मेमोरी में प्रिंसेस हीरो के रिफ्यूजल को एक्सेप्ट करती है और क्राउड कमेंट करता है कि उसने फियनी के लिए उसे रिजेक्ट किया। यंग प्रिंसेस उस स्पेसिफिक दिन के इवेंट्स के बारे में बहुत थॉटफुल लगती है। वो नैरेट करती है कि बचपन में वह डैन युनदुआ को देखकर जेलस थी क्योंकि वह हीरो के पास रह सकती थी। फिर डैन युनदुआ प्रिंसेस के सामने घुटने टेक कर अपना इंट्रोडक्शन रिस्पेक्ट के साथ देती है।
तुरंत बाद वो इम्प्रिजन्ड प्रिंसेस के पास जाती है और करंट सिचुएशन के लिए अपना प्लान प्रेजेंट करती है। नरेशन एक्सप्लेन करती है कि अगले सुबह लोग वॉलंटरली सर्वाइवर्स को ढूंढने गए। एक सिविलियन उसे रबल में जिंदा पाता है और डेस्परेट होकर हेल्प के लिए चीखता है। मेडिक्स वुंडेड को ट्रीट करते हैं और कोई कमेंट करता है कि उसका फैमिली का सर्वाइवल रेट काफी हाई है। एक डॉक्टर स्पेक्युलेट करता है कि शायद हीरो का एक कोर पास गिर गया था और उसने सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट किया। प्रिंसेस नैरेट करती है कि मासकर के बाद डैन युनदुआ को सिर्फ वो नेकलेस मिला जो उसने गिफ्ट में दिया था। वुंडेड फेस और आंखों में आंसू के साथ लड़की रिफ्यूज करती है जो हुआ और होप को क्लिंग करती है कि क्योंकि हीरो का बॉडी नहीं मिला, शायद वो अभी भी जिंदा है। इस तरह यंग वुमन उन फ्यू में से हो जाती है जो हीरो के गिरने की न्यूज नहीं मानती। अपने पेरेंट्स के सामने धन्य रिवील करती है कि उसने पढ़ा कि एक डीमन ने अपना कोर्स स्प्लिट किया था एस्केप करने के लिए। फिर वो घुटने टेक कर उनसे बेग करती है कि उसके ग्रेट लव के पीछे जाने दे। रो रो कर लड़की चीखती है कि वो हीरो की वाइफ है और अगर सिर्फ बॉडी ही सही, फिर भी उसको वापस लाना जरूरी है। प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि उसने यंग वुमन को 4 साल से नहीं देखा और वो ह्यूमन टेरिटरी में इनफिल्ट्रेट हुई थी। अकेली ही उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज करके हीरो के वेयरअबाउट्स के क्लूज कलेक्ट किए। प्रिंसेस कहती है कि कोर्स हीरो के सबकॉन्शियस को फॉलो करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में जाते हैं। वो याद करती है कि जितना स्ट्रॉन्गर डिमोनिक कोर, उतना हार्डर उसको रिफाइन और एब्जॉर्ब करना। इस वजह से डीमन रेस के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी अपनी किस्मत आजमाने के दौरान खत्म हो सकते थे। प्रिंसेस को याद आता है कि जब डैन युनदुआ चली गई थी, तब वो सिर्फ एक आम इंसान थी और उसके पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं थी। इस बात से सब लोग सोचने लगते हैं कि लड़की के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो इतनी स्ट्रांग बन गई। यंग प्रिंसेस शॉक में है और हर चीज पर क्वेश्चन करती है जो डैन युनदुआ ने उन सालों में झेली। सीरियस लुक के साथ डैन युनदुआ रिवील करती है कि जब वह गई थी, उसके बिलवर्ड ने उसके लिए एक डीमोनिक कोर छोड़ा था। पिगफेस्ट किंग और उसका डॉग कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं वुमन के रेवलेशन से। उसके बाद किंग्स उसे अंदर बुलाते हैं और एक डीमोनिक डिस्प्ले पेपर मांगते हैं। एक नोट एक्सप्लेन करता है कि डीमंस पेपर में अपनी पावर इंजेक्ट करके लिखते हैं और ह्यूमंस से काफी फास्टर होते हैं। बाहर लोग आसमान की तरफ शॉक में पॉइंट करते हैं क्योंकि काउंसिल मीटिंग लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। काउंसिल हॉल के अंदर कई मेंबर्स मीटिंग के लिए बैठे हैं। क्राउड वंडर करता है कि क्राइसिस के टाइम पे लाइव मीटिंग क्यों हो रही है। वहां से एक डीमन मैजिक मिरर होल्ड करता है जो मीटिंग को सबके लिए ब्रॉडकास्ट करता है। एक किंग एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन अर्जेंट है, इसलिए मीटिंग नेशन वाइड होल्ड करनी जरूरी है। इसके बाद डैन युनदुआ अपोलोजाइज करती है कि कवर हो रही है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ह्यूमंस को रिवील नहीं हो सकती। एक किंग इरिटेट हो जाता है और कहता है कि जल्दी बताओ कि डीमन रेस को बचाने के लिए तुम्हारा प्लान क्या है। वो रिवील करती है कि उसका प्लान सिंपल है। 15 मिनट्स में वो कॉन्टिनेंट को ह्यूमन कैपिटल में क्रैश कर देगी। इससे 4 ग्रेट सिटीज और डिमोनिक पावर उनके कॉन्टिनेंटल प्लेट को शटर कर देंगे। इस प्लान से पूरी डीमन रेस वाइप आउट हो जाएगी, लेकिन 80% ह्यूमन कैपिटल भी गिर जाएगी। सिचुएशन देखकर लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि रेड ड्रेस वाली वुमन पागल हो गई है। क्राउड आउटरीच में है और कंप्लेन करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ एक क्रेजी बात सुनने के लिए था। लोग फ्रीक आउट करते हैं, लेकिन काउंसिल मेंबर्स वुमन के अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक किंग कामली सिगरेट लाइट करता है, जबकि चिकन फेस्ट कोलीग का जॉ ड्रॉप हो जाता है। साथ ही बाकी काउंसिल मेंबर्स भी उसके इनसेन आइडिया पर डिबेट करते हैं। अचानक एक मेंबर टेबल पे फिस्ट मार कर आता है कि ये सबसे बड़ा नॉनसेंस है जो उसने सुना है। चिकन किंग फ्रीक आउट करता है और यंग वुमन को कर्ज करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोकता है ताकि वो अपना दिमाग न खो दे। सबको सरप्राइज होता है जब पर्पल हेड किंग कामली कहता है कि उसका प्रपोजल बहुत अच्छा है। वो तुरंत समझ जाता है
कि आइडिया ये है कि ह्यूमंस को म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के थ्रेट से डरा के रिट्रीट करवा दिया जाए। डैन युनदुआ किंग्स को पॉलिटिक्स समझने के लिए प्रेस करती है और स्माइल के साथ उनका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है। बाहर लोग भागना बंद कर देते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि शायद पीस निगोशिएशंस पॉसिबल है। किंग एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने ऑलरेडी ड्रैगन से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो जायंट क्रीचर उनकी तरफ नहीं देखता और न ही उनके ऑर्डर्स को ओबे करता है। इस पर डैन युनदुआ कहती है कि इसलिए उसने मीटिंग बुलाई। वो रिवील करती है कि सेलेस्टियल ड्रैगन उसके बिलवड के कोर से बना है और सिर्फ उसकी ओबे करता है। इसलिए जिसके पास उसका कोर है, थियोरेटिकली वो जायंट क्रीचर को ऑर्डर्स दे सकता है। क्राउड शॉक में है जब डैन युनदुआ रिवील करती है कि वो कोर की सिर्फ 30% पावर यूज कर सकती है। वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि ये काफी नहीं है और उसे काउंसिल का अप्रूवल चाहिए अपने प्रपोजल के लिए। उसका प्लान ये है कि रॉयल पावर का यूज करके टेम्पररीली पूरी डीमन रेस की एनर्जी अपने बॉडी में गैदर करे। इस तरह सभी की कंबाइंड पावर के साथ वो फाइनली सेलेस्टियल ड्रैगन को कमांड कर सकती है। फिर वो वार्न करती है कि इम्पैक्ट के बाद 80% ह्यूमन पॉपुलेशन बस डिसअपियर हो जाएगी। इस वजह से डैन युनदुआ काउंसिल से कहती है कि हार्ड काम वो संभालेगी और बस प्लान पे फोकस करे। लेकिन लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आता और एक डीमन चिल्लाता है कि वो पूरी रेस के फ्यूचर के साथ गैम्बल कर रही है। कामली डैन युनदुआ अग्री करती है और मानती है कि ये गैम्बल है और उसकी सर्टेनिटी सिर्फ 70% है। फिर वो पूछती है कि क्या वो लोग उसके साथ रिस्क लेना चाहेंगे या फिर 100% चांस के साथ ह्यूमंस के हाथ गिरना प्रेफर करेंगे। सिचुएशन के सामने क्राउड साइलेंट हो जाता है, कंप्लीटली टेरिफाइड और अनश्योर कि क्या चूज करें। अचानक एक डीमन अपना फिस्ट रेस करता है और चिल्लाता है कि आइडिया काम करेगा और ह्यूमन से लड़ना चाहिए। तुरंत बाद क्राउड अग्री कर देता है और कहता है कि जब वो गिरने ही वाले हैं तो ह्यूमंस को भी साथ ले जाना बेहतर है। एक मेमोरी दिखाती है कि डीमंस अटैक हो रहे हैं और वो चिल्लाते हैं कि वो हमेशा पुश किए जाने से थक गए हैं। इसके साथ सोल्जर्स वुमेन्स इमेज के सामने बो करते हैं और कहते हैं कि वह उसकी बात मानेंगे और ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। ड्रैगन रोर करता है और क्राउड शाउट करता है कि वो अपनी पावर ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट में लैंड करने के लिए रेडी है। अनाउंसर भी एक्साइटेड हो जाता है और फाइट के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे डांट लगती है कि उसका स्पीक करने का हक नहीं है। पर्पल हेड किंग प्लान इंटरेस्टिंग पाता है और कहता है कि लिन पोशन के डिमाइस के बाद इतना बोल्ड आइडिया नहीं सुना। उसके बाद वो अनाउंसर को वोट स्टार्ट करने को कहता है और यंग मैन तुरंत बिना क्वेश्चन के अग्री कर देता है। अनाउंसर गैवल को बैंग करता है और कहता है कि जो लोग प्रपोजल के अगेंस्ट हैं, हाथ उठाएं। जनरल सरप्राइज के लिए सिर्फ एक हाथ उठा है और लोग शॉक में हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ। अनाउंसर नहीं मानती और रिपोर्ट करती है कि वोट रिजल्ट 6,909 टू 1 रहा। मेजॉरिटी लोग अगेंस्ट है। वो अनाउंस करता है कि करंट बिल काउंसिल से अप्रूव नहीं हुआ। डैन युनदुआ शॉक में है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरा काउंसिल उसके अटैक प्लान के अगेंस्ट होगा। अनाउंसर रिजल्ट रिपीट करता है स्टैमरिंग के साथ और कंफर्म करता है कि प्लान सबके द्वारा रिजेक्ट हुआ। क्राउड रिवोल्ट करता है और कंप्लेन करता है कि अगर वो इस पे बेट नहीं करते तो बस अपने एंड का वेट करते रहेंगे। वो काउंसिल के सामने फेस करके पूछती है कि क्या उसका प्लान क्लियर नहीं था, क्योंकि उनके रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं था। किंग रिप्लाई करता है कि प्लान बहुत अच्छा था और वो जीनियस है जो सिचुएशन में ऐसा सोच पाई, लेकिन वह उसे देखकर पूछता है कि डीमन रेस के एक्सटिंक्शन का काउंसलर से क्या लेना देना है। वो रिवील करता है कि नोबल्स वो रिपरेशंस पे कर सकते हैं और ऑनररी ह्यूमन का स्टेटस गेन कर सकते हैं। इसके साथ वो क्राउड को इंसल्ट करता है, कहता है कि वो लोग फर्टिलाइजर बनने के लायक भी नहीं है और लोग शॉक में हैं। किंग कंटिन्यू करता है और कहता है कि उनकी कंडीशंस उन्हें हमेशा डीमन रेस के साथ बांध कर रखती है।
क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उनका सोच हमेशा यही रहेगा कि अपनी रेस को प्रोटेक्ट और डिफेंड करें। फिर किंग कहता है कि गरीब अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन अमीर वो देश चूज करते हैं जो उनके लिए सूट करता हो। वो क्वेश्चन करती है कि नोबल्स 30% चांस के लिए कॉमनर्स के लिए रिस्क क्यों लेंगे। काउंसिल के मेंबर्स अग्री करते हैं क्योंकि 30% उनके लिए बहुत हाई रिस्क है। पर्पल हेड किंग स्माइल के साथ कहता है कि उनकी मोर्टेलिटी रेट हमेशा 0% रहेगी। वो स्कॉफ करता है, कहता है कि कुछ फाइटर्स सोचते हैं कि वो अपने आइडियाज से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाकी मेंबर्स कंप्लेन करते हैं कि अमीर लोग वॉर्स के लिए पे करते हैं। और अब एक और लुनाटिक जैसे लिन पोशन इमर्ज हुआ है। किंग कहता है कि वो नाइव है अगर सोचती है कि सिर्फ एक अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ वो काउंसिल में एस्टैब्लिश कर सकती है। फिर वो उसे इंसल्ट करता है, कहता है कि वो उतनी ही रेकलेस है जितनी उसकी लेट फ्यांग थी। वो एक्सप्लेन करता है कि लिन पोशन का एंड ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था जब वो स्ट्रांग हुआ और रेस को रिस्टोर करना चाहा। किंग कहता है कि उसे ब्लेम मत करो, क्योंकि पूरा नोबल क्लास ऑफ डीमन रेस ने ही उसे एलिमिनेट किया। वो रिवील करता है कि अगर 7 किंग्स एक्ट नहीं करते तो भी दूसरे नोबल्स उसे सूनर या लेटर डिसअपियर कर देते। पिटी के साथ किंग कहता है कि वो पुअर कॉमनर विडो को कुछ एडवाइस देगा। वो उसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और कहता है कि जब रूम में प्लान्स प्रपोज करो, अपना ब्रेन यूज करो। वो कहता है कि वो रूम एक सर्टेन लेवल पे ह्यूमन आर्मी से भी ज्यादा फ्राइटनिंग है। फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या उसके पास कोई और प्लान नहीं है। किंग काउंसलर्स को रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें अपनी एसेट्स का आधा ह्यूमंस को देना पड़ेगा। मीटिंग का ब्रॉडकास्ट खत्म होता है और स्क्रीन ऑफ हो जाता है। लोग कंप्लीटली शॉक रह जाते हैं। लोग डिस्पेयर में हैं क्योंकि नोबल्स पे करके सर्वाइव कर सकते हैं और रियलाइज करते हैं कि लॉर्ड लिन बीट्रे हुआ था। अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन क्राउड के डिस्पेयर को इंटरप्ट करता है और सबको शॉक में डाल देता है। एक्सप्लोजन सिटी वॉल को हिट करता है और स्ट्रक्चर के बीच में जाइंट होल क्रिएट हो जाता है। एक डीमन चिल्लाता है कि वॉल ब्रीच हो गई है और सबको फ्ली करने को बोलता है क्योंकि ह्यूमंस आ रहे हैं। तुरंत बाद ह्यूमन सोल्जर्स सिटी इन्वेड करते हैं और सिविलियंस पे मर्सी के बिना अटैक करते हैं। मासकर शुरू हो जाता है और काफी डीमंस रिलेंटलेसली एडवांसिंग सोल्जर्स के हाथ से एलिमिनेट हो जाते हैं। डीमंस डेस्परेशन में फ्ली करते हैं, जबकि सोल्जर्स एनर्जी ब्लास्ट्स फायर करते हैं और कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है। लेकिन इस केओस के बीच डैन युंदू सबको रुकने को कहती है। वो काउंसलर्स का सामना करती है और वॉर्न करती है कि मीटिंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसका एक नया प्लान है। फिर वो अपना हैट निकालती है और सीरियसली पूछती है कि क्या वो लोग उसका नया प्रपोजल सुनना चाहते हैं। काउंसिल मेंबर्स सरप्राइज्ड हैं और वंडर करते हैं कि क्या सच में उसके पास अभी भी नया प्लान है। एक किंग कहता है कि जल्दी से प्लान बताओ और होप करता है कि ये कोई ऐसा प्रपोजल न हो जो पास न हो। यंग वुमन कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि सिचुएशन ऐसी हो, लेकिन एक किंग उसे कट कर देता है और कहता है कि शुरू करो। वो अनाउंस करती है कि प्लान का पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट उसका पार्डन दे मर्डर के क्राइम के लिए। किंग्स उसे मॉक करते हैं कि वो काउंसिल के पावर का यूज अपने पास्ट क्राइम से बचने के लिए कर रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि पूरी डीमन रेस को उसके एक्शन में बिना किसी कॉस्ट के कोऑपरेट करना होगा। पिग किंग कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि वह इसके साथ एग्जैक्टली क्या करने वाली है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।